तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट इश्यू जो देश दुनिया की में पॉपुलर है और हमको जानना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर आम नॉलेज के हिसाब से जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक, जिसको सुन के आपको मजा आएगा, वो है पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन ले तो हमको मजा नहीं आता है। चाहे नेपाल में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, श्रीलंका में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, तो बांग्लादेश से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा, सुनना होगा कि पाकिस्तान क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पिछले 1-2 साल से न्यूज सामान्य बात है, पाकिस्तान लगभग दिवालिया होने की स्थिति में, पाकिस्तान में आर्थिक संकट चल रहा है। ये आता था कि पाकिस्तान में टमाटर इतने रुपए किलो हो गया, ये तो बहुत आता था ना पाकिस्तान में कि टमाटर क्या होगा, महंगाई इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान में टोमेटो 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, पता नहीं कौन सा डेटा लेके आते थे। पाकिस्तान महंगाई से कंगाल हो गया, ये सब कहते थे हम बातें, महंगाई बहुत है वहाँ पर, कंगाल हो गया पाकिस्तान। बार बार में कटोरा लेके कहाँ जाता है सऊदी अरब में, इनसे उधार में पैसे मांगते हैं। तो ये सब हम पिछले 1-2 साल से सुन रहे हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है, पूरा मैटर क्या है, आज इसका एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दोस्तों, कभी किसी के मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये टोमेटो हम कहते थे पाकिस्तान में इतना महंगा हो रहा है, लेकिन खुद इंडिया में आज कितना हो रहा है, 200 रुपये पर केजी हो रहा है। तो दिन किसी के भी हो सकते हैं। आज पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, तो 1991 में हम भी कंगाल थे, 1991 में, उसको भी थोड़ा जानेंगे कि तब इंडिया के साथ क्या हुआ था। इसलिए कभी किसी देश की मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमी क्या चंचल है, कहते हैं ना, लक्ष्मी जी क्या होती है, चंचल होती, कभी भी कहीं भेज के चल जाती है। तो इसको हमको मजाक नहीं बनाना, हमको इशू जानना हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारी नॉलेज अपडेट करने के लिए, ना कि फालतू की राजनीति करने के लिए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले न्यूज़ देखो, पाकिस्तान ने क्या किया, डिफॉल्ट होने से बच गया पाकिस्तान। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 3 अरब डॉलर के कर्ज को दी मंजूरी। न्यूज ये है कि जो एक संस्था है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, इसने पाकिस्तान को क्या किया है, 3 बिलियन डॉलर का लोन दिया है दोस्तों, जिससे ये क्या है, डिफॉल्ट होने से बच गया। एक बार ये सब समझ लो, डिफॉल्ट होने का मतलब कुछ भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई कंट्री अगर अपना डेट नहीं चुका है, कर्जा नहीं चुका है, तो उसको डिफॉल्ट कहते हैं। जैसे अपने गाँव में कहते हैं दिवालिया हो गया, वो तो मतलब पैसा नहीं चुका पा रहा था। तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है, हम सब जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं चुका पाता तो एक तरह से उसका कर्जा बढ़ गया, उस पर दिवालिया हो गया, तो उसकी क्या इमेज रहती है, हम सब जानते हैं हमारी सोसाइटी में। तो पाकिस्तान बच गया बाल बाल में, नहीं तो पाकिस्तान की भी क्या इज्जत रहती। तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इसको 3 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया। अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्यों लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने क्यों नहीं दिया, तो ये सब कहानी पूरी आज चर्चा करेंगे। आप बने रहिए बस इस चैनल पर दोस्तों। दूसरी न्यूज देख सकते हैं, पाकिस्तान सिक्योर्स 3 बिलियन डॉलर बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है जब कोई देश दिवालिया होने के कगार पर होता है, तब उसकी कोई हेल्प कर देता है, उसको कहते हैं बेल आउट होना। जैसा कि मान लो, समझ करो आप में से आपका कोई बहुत कर्जे में डूब गया, लेकिन किसी ने मदद कर दी, ठीक है, ये पैसे ले ले मुझसे, तो इसको कहते हैं बेल आउट करना, भाई उसकी मदद करना। कोई कंपनी डूब रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कुछ पैसे दे दिए केस में कि तुम पैसे देके उसको बचा लिया, तो उसको कहते हैं हम बेल आउट करना। कई फॉरेन देशों में ये बहुत बार होता है, अमेरिका में कई बार हुआ है, जब मंदी आती है, कई सारे बैंक डूबने लगते हैं, तो क्या करते हैं, बेल आउट कर लेते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में येस बैंक था, दिवालिया होने के कगार पर चल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको बेल आउट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें पैसा निवेश करके इसको बचा लिया। तो ये बेल आउट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये सब वर्ड आप एक एक करके समझ रहे होंगे। तो ये 3 बिलियन डॉलर इसने लोन दिया। इससे पहले कुछ दिन पुरानी बात है, 2-3 दिन पहले न्यूज है कि 2 बिलियन डॉलर लोन किसने दिया, सऊदी अरब ने दिया। सऊदी अरब ने से भी क्या किया, इन्होंने 2 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिया, पैसा उधार ले लिया कहीं कहीं से। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सऊदी अरब से पैसा उधार मांग रहे हैं, UAE से मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मांग रहे हैं। तो पूरी कहानी सुनेंगे और इस कहानी में एक सीख मिलेगी दोस्तों। क्या मिलेगी, लर्निंग मिलेगी। अब ये मैं कहूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना बुरी बात है, तो आप में से कई मुझे गाली देंगे कि सरकार इतनी अच्छा कर रही है, फ्री में बिजली दे रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है देश में, लेकिन ये फ्री बिजली सही है, श्रीलंका का ये हाल हुआ है, पाकिस्तान का ये हाल हुआ है, तो हमको उससे सीख लेनी है। फ्री बिजली बुरी नहीं है, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं है, आप फ्री में बांट रहे हो, ये गलत है दोस्तों। फ्री कभी कोई चीज़ बुरी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ सरकार सबको 1-1 करोड़ रुपये दे दे फ्री में, हर जनता को, लेकिन जितना जेब में पैसा उतना खर्च करें,
उधार लेके आप फ्री दे रहे हो तो ये बहुत गलत होता है, इसका कोई भी दुनिया में सपोर्ट नहीं कर सकता। आप भी अगर सोचोगे सरकार पैसा उधार लेके कोई चीज़ फ्री में दे तो गलत है नहीं है, एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक, पाकिस्तान सिक्योर $3 बिलियन लोन फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इससे इसको क्या हुआ, डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का पूरा मुद्दा है ना, इसको मैं टेक्निकली बताऊं तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कई देशों में हो चुका, इंडिया में भी एक टाइम पे हमारे पास भी लगभग पैसा खत्म हो गया था 1991 में। तब हमने क्या किया था, तब हम चोरी चुपके हवाई जहाज में गोल्ड भर के गिरवी रख के आए थे। गोल्ड हमने क्या किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पर हमने गिरवी रखा और कुछ पैसे लेके आए थे। तो हम भी उस स्थिति से गुजर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। तो हम दोस्तों बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सबसे पहले तो देखो, दुनिया में कोई भी देश क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हर देश किसी न किसी से कुछ ना कुछ मंगाता है। सपोज करिए भारत, ये हमारा देश भारत मान है, ये अमेरिका है, हो सकता है ये चाइना हो सकता है, और भी कोई देश हो सकता है। तो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में हमारे पास पैसा आएगा, तो हमारे पास पैसा आएगा तो डॉलर में आएगा। दुनिया का मैंने बताया अधिकांश ट्रेड होता है ना वो डॉलर में होता है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डॉलर में मेंटेन होता है। चाइना से हमने कुछ इंपोर्ट किया, चाइना से हमने चाइनीज मोबाइल इंपोर्ट कर लिया एमआई का, तो ये डॉलर हमको देना पड़ेगा, डॉलर हमारे देश से जाएगा। यही दो काम हो रहे हैं, कुछ जगह डॉलर आ रहा है, कुछ जगह डॉलर जा रहा है। इसी पूरे जो इसका रिकॉर्ड रखते हैं ना, कितना डॉलर कहाँ से आया गया, नहीं आया, कितना आया, इसी को कहते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीओपी का सिंपल सा मतलब होता है एक रिकॉर्ड, जिसमें कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और डॉलर में होता है। और हर देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करता है। सिंपल सी बात, रिकॉर्ड रख लिया। अब मुझे इतना बता दो कि कोई देश क्या चाहेगा, एक्सपोर्ट करना कि इंपोर्ट करना? तो सर हर देश एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो हमारे पास डॉलर आएगा, डॉलर इनकमिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा। इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, डॉलर आउटफ्लो होगा। अब मुझे बताओ, कोई देश के पास रेगुलर 2-5 साल तक एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो डॉलर धीरे धीरे ज़्यादा, हर साल डॉलर जाएगा यहाँ से, तो ये डॉलर कहाँ से आएगा? एक दिन जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो समाप्त हो जाता है। इसको एक बार सीन से देखते हैं। सपोज करिए बीओपी था, एक होता है जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है विदेशी मुद्रा भंडार, जितने भी देश के पास विदेशी मुद्राएं होती है ना, डॉलर यूरो, इन सबका भंडार रखता है, उसको मेंटेन करता है। इसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। अब सपोज करो बीओपी में हर साल पैसा आ रहा है जा रहा है, अगर बीओपी मान लो हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो ये पैसा यहाँ आ जाएगा। भाई सरप्लस होगा, ज़्यादा पैसा आ रहा है देश में डॉलर, तो ये विदेशी मुद्रा भंडार में क्या करेगा, बढ़ावा देगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इंडिया में बढ़ते बढ़ते अभी आज की डेट में $600 बिलियन के आसपास है। लेकिन सपोज करो हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, पैसा यहाँ से फॉरेक्स से निकल के जाएगा बीओपी में, या बीओपी डेफिसिट है सपोज करो, यहाँ पे है ना पैसा ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फॉरेक्स डिप्लीट होता जाएगा, कम होता जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है बात यहाँ तक? तो एक जमाने में अगर हम इंपोर्ट करते रहे, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, पैसा नहीं आ रहा बाहर से, और भी कई सारे उसमें पैसा नहीं आ रहे बाहर से, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फॉरेक्स हमारा खत्म हो जाएगा। फॉरेक्स जो रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, ये सपोज को समाप्त हो गया। ठीक है, सपोज करो विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल समाप्त हो गया। अब तुम इंपोर्ट कैसे करोगे, अब इंपोर्ट कैसे करोगे बताओ? डॉलर बिल्कुल खत्म हो गया, अब इंपोर्ट कैसे करोगे? अब आपको कच्चा तेल चाहिए, इंडिया को भी, पाकिस्तान को, खाड़ी देशों से मंगाना है, कहाँ से लाओगे डॉलर जब इंपोर्ट नहीं करोगे? अब कई तो चलो ठीक है, कोई लग्जरी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 करोड़ की लंबोर्गिनी गाड़ी आती है या बेंटले गाड़ी आती है, इंपोर्ट नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसेंशियल कमोडिटी होती है, इसेंशियल आवश्यक वस्तुएं होती है, जैसे कच्चा तेल, इसके बिना कुछ भी नहीं चले बात। कच्चा तेल खत्म हो जाएगा तो एक दिन में इकोनॉमी पूरी फेल हो जाएगी, और कच्चा तेल महंगा होगा। कच्चा तेल सपोज करो नहीं मंगाएंगे, या मंगाएंगे तो बहुत कम मंगाएंगे, क्रूड ऑयल लिमिटेड आएगा, लिमिटेड आएगा, तो बताओ ये महंगा होगा सस्ता होगा? तो जब हमको पता है सप्लाई कम हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी बहुत, देश में क्या होगा, महंगा हो जाएगा। जब कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो हर चीज़ महंगी होती है। क्यों? क्योंकि तेल दोस्तों आता है काम ट्रांसपोर्टेशन में। तेल कहाँ काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन काम आता है, परिवहन में। जब तेल, अगर डीजल पेट्रोल महंगी हो जाती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। तो हर चीज़ महंगी होगी तो देश में क्या बढ़ेगी? सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
हर देश हर आदमी चाहेगा कि कच्चा तेल मंगाओ, उनको पेट्रोल डीजल चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं बाजार में। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं, डॉलर है तो लिमिटेड है, तो कम मंगाएंगे तो सप्लाई घट जाएगी, तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। और कई सारे एसेंशियल कमोडिटी, केवल क्रूड ऑयल नहीं है, खाने पीने की भी होती है। कई देशों में सपोज जैसे इंडिया ही है, दाल नहीं होती, यहाँ पर पल्सेज दाल इंपोर्ट करते हैं। जो खाद्य का तेल है, फूड फूड ऑयल है, वो तेल करते हैं। कई सारी वेजिटेबल जैसे कई बार टोमेटो वगैरह कम पड़ जाते हैं, तो ये इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो वो देश में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरा देश क्या होगा, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, इन्फ्लेशन से हो जाएगा। यही पाकिस्तान में हुआ। हम न्यूज़ सुनते थे 200 साल भर पहले, 6 महीने पहले, कि पाकिस्तान में मटन इतना महंगा बिक रहा है, चिकन इतना महंगा बिक रहा है, दाल इतनी महंगी बिक रही है, टमाटर इतना महंगा बिक रहा है, प्याज इतना महंगा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? तो ये सबका रीजन ये घूम फिर के यहाँ से आ रहा है, ये फॉरेक्स से। तो दोस्तों ये सब संकट होता है ना, इसको कहता है टेक्निकल टर्म बीओपी क्राइसिस हो गया। क्या हो गया? बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में संकट आ गया। इसका सिंपल सा मतलब होता है वो देश में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया, किसी हो गया, अब वो इंपोर्ट करने के लायक स्थिति में नहीं था। ऐसे तो चल नहीं पाएगा भाई, ऐसे तो फिर क्या होगा, सरकारें बदलेगी, जैसे श्रीलंका में किया। श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने ये तो किया, श्रीलंका में पे ऐसा बहुत महंगाई परेशान हो गई जनता, तो एक दिन क्या किया, राष्ट्रपति पर धावा बोल दिया, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। वहाँ के राष्ट्रपति को क्या करना पड़ा, अपना घर छोड़ के भागना पड़ा विदेशों में, नहीं तो उसको मार देते उस दिन। तो फिर कहीं ना कहीं जब ज़्यादा महंगा जनता परेशान होती है, तो जनता को झेलने की एक लिमिट होती है, उसके बाद तो फिर क्रांति होती है, आप सब समझते हो। तो ये पूरा संकट है, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऐसा दोस्तों एक बार इंडिया में भी हो चुका, 1991 में भी हमारे साथ यही हुआ था दोस्तों। ऐसे ही हमारे पास भी उस टाइम मिसमैनेजमेंट था। बीच में जानते हो आप, स्पेशली इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद सरकारें अनस्टेबल टाइप थी, कोई आ गया कोई चल गया, बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो किसी ने इतना इकोनॉमी भी ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो गया। तो हमारे भी क्या हो गया था, बीओपी क्राइसिस हो गया था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेक्स में केवल 14 दिन 14 डे का इंपोर्ट के बराबर पैसा था भाई, केवल 14 डे इंपोर्ट कर सकते हो, तो फिर 15 दिन क्या करेंगे। तब फिर हमने कई सारे रिफॉर्म किए, कई सारे प्रयास किए। सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास गोल्ड था आरबीआई के पास, उसको गिरवी रखा, मॉर्टगेज किया। कहाँ पर? बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड ले गए उसको, वहाँ पे गिरवी रख के कुछ डॉलर लेके आया, कुछ पैसा लेके आया। फिर हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास गए, वहाँ से कुछ पैसा हमको लोन में मिला। फिर ये ऐसे नहीं थे, लोन लिया पैसा फिर खत्म हो जाएगा तो 10 दिन बाद। तो फिर क्या करो, कुछ रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करो, ताकि आपके देश से क्या हो, पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पर, और क्या हो, एक्सपोर्ट बढ़े। तो रिफॉर्म करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो। तो ये प्राइवेटाइजेशन 1991 में मनमोहन सिंह जी ने किया था। इसको कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण करो, प्राइवेटाइजेशन करो, निजी सेक्टर को प्रमोट करो, निजी कंपनी को प्रमोट करो, और क्या करो, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बंद करो उनकी दुकान। जब से ये सरकारी बेचना चल रहा है ना, ये बेचना 1991 में मनमोहन सिंह जी ने ही शुरू किया था, जो ये मोदी जी ने बढ़ा दिया इसको। तो ये बेचने का सिस्टम तो 1991 के बाद से शुरू हो गया था देश में, प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट। तो ये बेसिकली ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी तो आपके देश में प्राइवेट कंपनी मजबूत होगी, तभी तो एक्सपोर्ट करेगी। देश को खोलो, बाहर से कोई कंपनी पैसा लेके आए तो आने दो, उसको एफडीआई कहते हैं, ताकि वो पैसा लेके आएगी। एप्पल यहाँ आगे कोई फैक्ट्री खोलना था, खोलने दो उसको, ताकि वो पैसा लेके आएगा, तो आपके पास $5 आएगा। तो ये परमानेंट कुछ समाधान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है बात यहाँ तक। और दोस्तों जब ये बीओपी क्राइसिस हो जाता है ना, तो एक संस्था है दुनिया में, आप सबको पता है कि 1944 में के बाद वर्ल्ड वार सेकंड के आसपास 2 संस्थाएं बनी थी। एक तो बना था वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं इनको, ब्रेटन वुड में बने थे, वर्ल्ड बैंक बना था। एक बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये दोस्तों जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये बीओपी क्राइसिस में लोन देता है। इसका काम मुख्यतः क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश में संकट हो गया तब वो ये लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता। आपके देश में बीओपी क्राइसिस है, आप वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने जाओ, नहीं देंगे, मना कर देंगे। कहाँ जाओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाओ। वर्ल्ड बैंक तो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, सड़क बनानी तो हमारे पास आ जाओ, सड़क बनानी, शिक्षा में स्कूल बनानी तो हमारे पास आ जाओ, नल पेयजल सुविधा करानी तो हमारे पास आ जाओ। तो ये ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे लोन देता है, न कि बीओपी क्राइसिस में। तो अब फिर अब बताओ, पाकिस्तान में बीओपी क्राइसिस हो गया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? तो पाकिस्तान लोन लेने जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इसलिए न्यूज़ क्या बनी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लोन दे दिया इसको। ठीक है बात, यहाँ तक पूरी कहानी समझ गए आप पूरी। तो एक बार इसको देखेंगे, बीओपी करंट अकाउंट, इसके कई सारे पार्ट होते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे पढ़ने में। बीओपी अगर सरप्लस होगा तो फॉरेक्स बढ़ेगा हमारा, डेफिसिट होगा फॉरेक्स कम होगा। लंबे टाइम तक डेफिसिट चलता रहा तो एक दिन क्या होगा, एक दिन हमारा फॉरेक्स खत्म हो जाएगा। बीओपी रेगुलर डेफिसिट में रहे तो क्या होगा, फॉरेक्स समाप्त हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या, बीओपी क्राइसिस कहते हैं इसको, बीओपी क्राइसिस कहते हैं। भाई फॉरेक्स समाप्त हो गया तो अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
और मैंने बताया बीओपी क्राइसिस से लड़ने के लिए लोन कौन देगा, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देगा। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास गए। अभी देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो लोन देता है ना, कुछ कंडीशन के साथ देता है, ऐसा नहीं वो तो सीधी सी बात है। देखो मैं फालतू फिजूल खर्ची करता हूँ, मैं कर्जे में डूब गया, अब मैं मेरे दोस्त के पास जाऊँ मुझे पैसा उधार, तू देगा क्या? पहले बोलेगा भाई तू फिजूल खर्ची कम कर, कंजूसी कर, या पैसा कहीं सही जगह निवेश कर, नहीं तो फिर वो पैसा देगा मैं फिर उड़ा दूंगा उसको, तो फिर वापस कर देगा कर्जे में। तो ऐसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऐसा लोन नहीं देता। जब लोन लेने जाओ तो कंडीशन देगा, फिजिकल ऑस्टेरिटी, कंजूसी करो, फालतू में खर्चे मत बढ़ाओ। गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, जो गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ रहा है वो कर्ज को कंट्रोल करो, नहीं तो आप दिवालिया हो जाओगे ऐसे ही। अगर आप पर कर्जा बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट कर्ज ले लेकर फ्री में बिजली दे रही है, फ्री में यह दे रही है वो दे रही है, तो आपको क्या होगा, आपका देश कर्जे में डूब जाएगा। टैक्स बढ़ाओ ताकि गवर्नमेंट की इनकम बढ़े, ये ऐसा मेजर अपनाता है कि भाई गवर्नमेंट के क्या हो, जो कर्ज में है ना गवर्नमेंट वो कम हो, तो इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर कम करो, तो जनता पर टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो, फ्री में बिजली दे रहे हो, फ्री में नल दे रहे हो, पानी दे रहे हो, कोई भी चीज़ फ्री में दे रहे हो तो उसको कंट्रोल करो। अब फिर कुछ सुधार करो, एलपीजी रिफॉर्म करो ताकि परमानेंट आपका समाधान हो सके। लेकिन दोस्तों जनता इसका विरोध करती है, क्या करती है भाई, ये जनता इसका विरोध करती है। अभी पाकिस्तान की जनता इसका अपोज करती है, क्यों? क्योंकि अगर उनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की कंडीशन माननी पड़ेगी तो वहाँ पर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ते किस पे बढ़ेगा, जनता पे बढ़ेगा, तो जनता इसका विरोध करेगी। कंजूसी करेंगे तो कई सारी स्कीम बंद होगी, जितनी भी स्कीम चल रही होगी वहाँ जिन्ना के नाम पर किसी और नाम पर चलती होगी, तो ये स्कीम बंद करनी पड़ेगी या कंट्रोल करना पड़ेगा कंजूसी, तो भी पब्लिक अपोज करेगी। प्राइवेटाइजेशन करोगे, एलपीजी रिफॉर्म लेके आओगे, तब भी जनता रिफॉर्म करेगी। जब 1991 में अगर पढ़ना उस टाइम की न्यूज है, मनमोहन सिंह जी रिफॉर्म किए थे तब उन्होंने कहा था इसने तो बेच दिया देश को, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के यहाँ गिरवी रखा है, देश को बेच दिया, बहुत गालियाँ पड़ी थी। लेकिन वो क्या होता है, दीर्घकालिक उसका लाभ बेनिफिट मिलते हैं। अभी आप में से किसी कोई भी एक भी बता दो जो निजीकरण के पक्ष में हो, नहीं है ना, एक भी आदमी प्राइवेटाइजेशन पक्ष में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट करेगी तो आप उसका अपोज नहीं करोगे, तो बस यही बात है यहाँ पे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सारी कंडीशन ऐसी है जिसको अपोज करते हैं, रिफॉर्म करना पड़ेगा टैक्स, तो ये सब करना पड़ेगा जब जाके वो लोन देता है। यहाँ तक बात ठीक थी। अब पाकिस्तान किस रास्ते पर बढ़ा ऐसा, पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान पर यह सब संकट क्यों आया, बीओपी क्राइसिस? तो दोस्तों पाकिस्तान पर आया कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चल रहा था, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चल रहा था, ठीक है। वही बात, एक्सपेंडिचर खूब था, एक्सपेंडिचर खूब था, इनकम कम थी। गवर्नमेंट ने कमाई तो नहीं करी, टैक्स में छूट दे दी, लेकिन खर्चा खूब था, फ्री की कई सारी योजनाएं चला दी। तो और ये पैसा कहाँ से आया, ये उधार लिया, बोरोविंग किया, बोरोविंग खूब सारी करी धड़ल्ले से, या तो देश से भी करी डोमेस्टिक, और विदेशों से भी उन्होंने उधार लिया पैसा, विदेशों से खूब पैसा उधार लिया, डॉलर में चाइना ने खूब दिया कि ठीक है करो खर्चा, चाइना से पैसा उधार ले लिया, सऊदी अरेबिया से ले लिया, या और भी जगह जहाँ से पैसा उधार मिला वहाँ से पैसा उधार लेके खर्चा करते रहे, और इस प्रकार से वहाँ की जनता मजे में चलती थी। साथ में इंपोर्ट करते रहे, लग्जरी आइटम भी इंपोर्ट करते रहे, जबकि जिस देशों में पैसा कम होता है, डॉलर कम होते हैं, वहाँ भी लग्जरी आइटम इंपोर्ट पर बैन होना चाहिए। कतई आवश्यकता एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इंपोर्ट खूब करते रहे, खूब कारें मंगाओ महंगी महंगी, लेकिन एक्सपोर्ट पर उतना बल नहीं दिया। एक्सपोर्ट में रिफॉर्म लगता है, एक्सपोर्ट पर क्या किया, उतना बल नहीं दिया गया। तो ये ओवरऑल देखो, इनकम खर्चा किया जा रहे हैं, इनकम कम है, उधारी ले जा रहे हैं, तो कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट पर ध्यान, इंपोर्ट करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल देश, पूरा देश डेट में डूब जाएगा, डेट में डूब जाएगा। अभी कब तक चलेगा, कर्ज में डूबता क्या, डूबता क्या, डूबता क्या, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, वापस चुकाना पड़ेगा। तो चुकाने का टाइम आएगा, तो आपके पास डॉलर है नहीं, फॉरेन से आपने डॉलर में उधार लिया, तब कैसे चुकाओगे? चाइना ने इतना पैसा उधार दे रखा है आपको, चाइना से उधार ले लेके आपने इतने प्रोजेक्ट चला रखे हैं, चाइना पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। जब आपके पास पैसा नहीं तो आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े कॉरिडोर बनाने की, वहाँ पर देश में कोई जरूरत नहीं थी, कंजूसी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उधार ले लेके डेवलपमेंट करते रहे, चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट तो अभी तक नहीं हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल समाप्त हो गया। रेगुलर लास्ट कई ईयर से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उससे बोरोइंग गवर्नमेंट की बढ़ेगी, मतलब गवर्नमेंट पे कर्जा बढ़ेगा। खूब पैसा उधार लिया बाहर से, डॉलर्स में, चाइना की यूरो, चाइना की जो युआन करेंसी है उसमें लिया, फॉरेन से खूब सारी बोरोइंग करी, चाइना से उधार लिया, सऊदी अरेबिया से, इससे इंपोर्ट करते रहे, एक्सपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, तो फॉरेक्स समाप्त हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा, बीओपी क्राइसिस होगी। लेकिन कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ओल्ड डेट, और कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन डॉलर नहीं है, तो क्या होगा, एंड में डिफॉल्ट ही होगा। ठीक है बात तक, अब यहाँ तक भी चल रहा था, कुछ ना कुछ तो ठीक था, लेकिन 2022 में और कुछ घटनाएं घटित हुई। 2020 से 2022 के बीच में कई सारी घटनाएं घटित हुई, जिससे इसने जो सिचुएशन थी ना उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया।
सबसे पहले तो थी कोविड-19। कोविड-19 से क्या हुआ दोस्तों, जो बचा खुचा वहाँ पर थोड़ा बिजनेसमैन था, इंडस्ट्री थी, सब बंद होगी। जब सब बंद हो जाएगी तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो जो डॉलर था ना वो आना बिल्कुल बंद हो गया। तो कोविड-19 ने क्या हुआ, उसको और बढ़ा दिया। एक कंडीशन थी 2022 में, वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी हो उस टाइम की, बहुत बड़ी न्यूज, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये कि पाकिस्तान क्या हो रहा है, फ्लड से परेशान हो रहा है। तो फ्लड ने पाकिस्तान को क्या किया, बर्बाद कर दिया। इससे लड़ने के लिए कभी बहुत भारी मात्रा में बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े विदेशों से उधार ले लेके, तो ये फ्लड ने इसको बर्बाद कर दिया। फिर बचा खुचा क्या हुआ, 2022 में रशिया यूक्रेन वार हो गया, रशिया यूक्रेन वार हो गया। इसने क्या किया, रूस युद्ध ने ये क्रूड ऑयल था वो बहुत महंगा कर दिया। आप लोगों को पता होगा ना, उस टाइम जो कच्चा तेल था बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। अब महंगा हो गया था तो क्या ये परचेज कर पाएगा, जिसके पास पहले से विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, डॉलर नहीं है, वो महंगी चीज़ को कैसे ले पाएगा। पहले सस्ते को थोड़ा बहुत ले लिया करता था, तो महंगा हो गया तो उसको परचेज नहीं कर पाएगा, या करेगा तो और ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर देना पड़ेगा, तभी फॉरेक्स समाप्त होएगा, नहीं होगा तो फॉरेक्स समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 घटनाएं थी, कोविड, फ्लड और रशिया यूक्रेन वार। इसने क्या किया, जो पाकिस्तान की जो दुर्गति थी ना उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है दोस्तों, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है किसी प्रकार से। रशिया यूक्रेन वार हो गया, क्लाइमेट चेंज, फ्लड हो गया, कोविड हो गया, सिचुएशन बढ़ा दी। अब क्या चाहता है, इसको देखो इस साल 25 बिलियन डॉलर चुकाना है, मतलब लगभग जो ये साल चल रहा है ईयर, इसमें पाकिस्तान को 25 बिलियन डॉलर जो उधार ले रखे हैं ना वो पेमेंट करना है। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, नहीं देगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। डिफॉल्ट मतलब दिवालिया हो जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान तो पैसा नहीं चुका पा रहा। और ये बात अपने अड़ोस पड़ोस में देख लेना, कोई व्यक्ति अगर पैसा नहीं चुका पाता तो उसकी क्या इमेज रहती है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता या हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी थोड़ा मोटा पैसा आ रहा है ना, वो भी आना बंद हो जाएगा। कई लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वो सब इन्वेस्टर बंद हो जाएंगे। कोई दिवालिया आदमी को कोई भी जोखिम नहीं लगाता। अगर कोई पैसा निवेश करता है तो अच्छे आदमी में करता है, तो अगर ये दिवालिया हो जाएगा तो यहाँ कोई नया निवेश नहीं आएगा तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी और कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा इसको दिवालिया होने के आदमी। आप जानते हो एक बैंक में अगर हम एनपीओ हो जाता है, पैसा नहीं चुका रहे तो कोई भी पैसा हमको बाजार में फिर उधार नहीं मिलता। ये सिचुएशन बुरी होगी तो अब क्या करेगा, तो बीओबी का एंड में क्या करो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लो भाई। तो इसमें लोन के लिए अप्लाई किया। इससे पहले भी देखो उसको पाकिस्तान को पता था कि हमारी स्थिति खराब है, इसलिए 2019 में 6.5 बिलियन डॉलर लोन लिए थे, 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास लोन लिए थे दोस्तों। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोन देता है ना, वो एक दिन नहीं देता कि आज लोन सेंक्शन हुआ आज पूरा ले लो, धीरे धीरे देता है। 3 महीने, आज 1 बिलियन डॉलर दे दिया, फिर 3 महीने बाद दे देंगे, फिर 6 महीने बाद, ऐसा टाइम टू टाइम क्रेडिट करता है। तो 6.5 बिलियन डॉलर लोन सेंक्शन किया था। एक फैसिलिटी होती है इसकी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये नाम ध्यान रखना, EFF। देखो दोस्तों क्या होता है ना, जो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोन देता है तो कई सारे उसके टूल होते हैं। जैसे अपन बैंक में लोन लेने जाते हैं तो उसके कई सारे होते हैं, हाउसिंग लोन वगैरह ऐसे ऐसे। तो ऐसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के कई सारे क्या होते हैं, हथियार होते हैं। वो हथियारों का प्रयोग करता है या वो उस फैसिलिटी का प्रयोग करता है और फिर लोन देता है। तो इस एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 6.5 बिलियन डॉलर लोन दिए थे। अब धीरे धीरे ये टाइम खत्म हो गया, मार्च में 2023 में ये जो लिया था वो समाप्त हो गया। अब दोबारा इसको लोन चाहिए, पैसा समाप्त हो गया तो दोबारा लोन चाहिए, तो फिर वही कंडीशन, बिना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कंडीशन के बिना नहीं देता। तो फिर कंडीशन में इन्होंने अभी किया, जो लेटेस्ट बजट आया था पाकिस्तान में, उस लेटेस्ट बजट में कई सारे एक्सपेंडिचर कम किया। जो फालतू खर्च करते थे, सब्सिडियाँ दिया करते थे, फ्री बिजली वगैरह दिया करते थे, उसमें क्या किया, एक्सपेंडिचर में कटौती कर दी दोस्तों। और नए टैक्स वगैरह लगाए गए, टैक्स रेट वगैरह बढ़ाए गए, ताकि इसका क्या हो, इसकी जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति देश की, वो मजबूत हो। तो फाइनली कई दिनों तक क्या हुआ, डिस्कस वगैरह हुआ। फाइनली जुलाई में, अभी कल परसों की न्यूज़ है, 3 बिलियन डॉलर लोन सेंक्शन कर दिया, जिससे टेम्परेरी क्या हो गई, ये टेम्परेरी इसको रिलीफ मिल गई। परमानेंट इलाज नहीं दोस्तों, ये टेम्परेरी इलाज है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर का क्या, उसको तो 25 बिलियन डॉलर चुकाना है। तो 3 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ले लिया, 2 बिलियन डॉलर कहाँ से लिया, सऊदी अरब से ले लिया। लेकिन ये टेम्परेरी है, ऐसे कब तक ले लेके काम चलाओगे, जब तक आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई लार्ज लेवल पर रिफॉर्म नहीं करोगे, बड़े लेवल पर लिबरलाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट नहीं लागू करोगे, FDI वगैरह अट्रैक्ट नहीं करोगे, या फिर अपने बजट को नहीं सुधारोगे, इनकम में कटौती नहीं करोगे, एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं करोगे, तब तक इसका पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के जो ये प्रॉब्लम है उसको पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि अपनी वो हमारे हिंदी में कहावत है कि उतना पैर पसारो जितनी लंबी शोर, कुल मिला के बात ये है। तो ये से इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट्स को भी सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा इशू
अभी समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।